कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और आप सभी को फिर से अपने चैनल देवराज में फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के एक अभिन्न अंग जिसे हम लोग बहुत कम ही सुर्खियों में देखते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य गुजरात राज्य में स्थित है, जिसे हम सरक्रिक के नाम से भी जानते हैं, जो भारत पाकिस्तान के बीच में एक विवादित सीमा के रूप में जिसे हम जानते हैं। सरक्रिक जो अरब सागर से लेकर सिंध प्रांत एवं कच्छ के मध्य होते हुए गुजरात के रन ऑफ कच्छ तक फैला हुआ 96 किलोमीटर लंबा एक सीमा रेखा है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा ही विवाद का कारण रहता है, बना हुआ रहता है। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर कोई भी अस्थायी रूप से बारबंदी नहीं की गया था, तार का फेंसिंग नहीं किया गया, क्योंकि इस क्षेत्र का भौगोलिक दशा काफ़ी ही प्रतिकूल रहता है, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्ष के 8 महीने से ज़्यादा समय के लिए पानी भरा हुआ रहता है तथा शेष समय में यह जगह काफ़ी ही कीचड़ युक्त हो जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का फेंसिंग करना संभव नहीं है। दोस्तों हम समझते हैं कि क्रीक क्या होता है। क्रीक अर्थात सागर के द्वारा किनारे तट को काटकर अंदर तक प्रवेश कर जाना, जिसे हम क्रीक के नाम से जानते हैं। गुजरात राज्य में कई सारे क्रीक हैं, जैसे वेनवरी क्रीक, पीर सनील क्रीक, पेवरिया क्रीक, पांडल क्रीक और सर क्रीक। इन सबों में सबसे महत्वपूर्ण है सर क्रीक, क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि यह एक तो काफ़ी लंबा क्रीक है जो तकरीबन 96 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और दूसरा कारण है भारत पाकिस्तान के ठीक बीच में होना, जो कि अरब सागर से आरंभ होता है और पिलर नंबर 1175 तक फैला हुआ है, जिसमें हम विवादित क्षेत्र को देख सकते हैं जो भारत पाकिस्तान के बीच स्थित है। इस विवाद का मुख्य कारण है कि भारत इसमें रेड लाइन को भारत पाकिस्तान को सीमा रेखा मानता है, जबकि पाकिस्तान ग्रीन लाइन को। इसका मुख्य कारण है कि पाकिस्तान चाहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को अपने अंदर कर सके, लेकिन अगर रेड लाइन को माना जाए तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच मध्य जो नदी है उसको बीच से, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी माने तो उनका भी कहना यही है कि अगर कोई दो देशों के बीच किसी नदी अगर सीमा रेखा बनाती तो नदी के ठीक बीचों बीच को ही उस दोनों देशों के बीच में सीमा को माना जाएगा तथा नदी को दो भागों में बांट दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से ही इसे इनकार करता रहा है। इसका मुख्य कारण है कि वर्ष 1915 में जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन नहीं हुआ था और देश गुलाम था, तो उस समय तत्कालीन सिंध प्रांत के राजा ने एक मानचित्र जारी किया जिसके अंतर्गत सरक्रिक को सिंध प्रांत का भाग माना, तथा वर्ष 1925 में ब्रिटिश सरकार ने जब अपना मानचित्र जारी किया तो उसमें सरक्रिक को पूर्ण रूप से बम्बई प्रेसिडेंसी का भाग माना, जो आज़ादी के बाद दोनों ही देशों के बीच विवाद का कारण बन गया, जिस कारण से वर्ष 1998 में सरक्रिक सीमा का निर्धारण को लेकर वार्ता के लिए भारत पाकिस्तान के बीच बैठक बुलाई गई, जिसमें दोनों ही देशों ने बातचीत किया, लेकिन दोनों ही देश इस बात पर सहमत नहीं हो पाए, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही उसकी जिद रहती है कि वह ग्रीन लाइन को ही भारत का पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को माने, जो भारत कदापि उसे नहीं दे सकता, क्योंकि इसे देने का अर्थ हुआ क्या कि भारत ग्रीन लाइन के उस पार की पूरी भूमि तो देगा ही देगा, और नदी का क्षेत्र देने के साथ साथ वह अरब सागर के 640 किलोमीटर स्क्वायर का भी पानी अरब सागर के क्षेत्र को भी देना पड़ेगा, जो भारत के लिए काफ़ी ही मुश्किल खड़ी कर सकती है, क्योंकि यह पाकिस्तान के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है कि अगर किसी देश की सीमा रेखा से उसे 200 नॉटिकल माइल्स तक की दूरी तक समुद्र में पूर्णतः उसका कंट्रोल होता है, तथा वह इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का आर्थिक गतिविधि को कर सकता है तथा सैन्य कार्यवाही को भी अंजाम दे सकता है, तथा भारत के गुजरात में स्थित बहुत सारे नगरों एवं बहुत सारे प्लांटों एवं भारत के कई सारे महत्वपूर्ण स्थानों पर वह पूर्णतः निगरानी कर सकता है, तथा वह जो जैसे हालात में भारत की काफ़ी समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए भारत कभी भी उस क्षेत्र को नहीं दे सकता है। अगर वो रेड लाइन को माने तो वह 640 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र अरब सागर में जो स्थित है वो भारत को मिल सकता है,
तथा भारत उसे अपने आर्थिक गतिविधियों के लिए भी उपयोग कर सकता है। और यह क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा मछली उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि यह एशिया में सर्वाधिक मछली का उत्पादन किया जाता है। वैसे तो इस क्षेत्र में मछली उत्पादन के एवं मछली पकड़ने पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन कई बार भारतीय मछुआरे एवं पाकिस्तानी मछुआरे इसमें गुपचुप तरीके से यहाँ मछली पकड़ने आते हैं तथा वह इस पार से उस पार सरहद को भी पार कर जाते हैं। इसी क्षेत्र में स्थित एक है हरामी नाला के नाम से एक प्रसिद्ध है, एक जलधारा कह सकते हैं, जिसके होकर वर्ष 2008 में पाकिस्तान से कई आतंकवादियों ने भारत में घुसपैठ किए तथा भारत पर बहुत बड़े 2008 में 26/11 जैसे बड़े हमलों का अंजाम दिए। वैसे तो इस क्षेत्र में बीएसएफ की हमेशा पेट्रोलिंग होती रहती है तथा वो भारतीय एवं पाकिस्तानी मछुआरों में आसानी से पहचान लेते हैं, लेकिन कई बार यह होता है कि भारतीय मछुआरे अगर गलती से पाकिस्तानी सीमा में प्रवेश कर जाते हैं तो पाकिस्तानी सेना उन्हें पकड़ लेती है तथा उन्हें कई बार प्रताड़ित करती है, उन्हें जेल में कई वर्षों तक बंद रखती है तथा उनके नावों को वो अपने अंदर रखकर वह अपने फ़ायदे अनुसार उसे भारत में आतंकवादी घुसपैठ करने के लिए कोशिश लगी रहती है। क्योंकि बीएसएफ के जवान अगर इस भारतीय जहाज़ को नावों को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये भारतीय मछुआरे ही हैं, लेकिन वह इसकी आड़ में पाकिस्तान से कई आतंकवादी को भारत में घुसपैठ करवा देते हैं, जिस कारण हमें 26/11 जैसे भयंकर हमलों को देखने को मिला है, जो भारत के लिए काफ़ी चिंता का विषय बना रहता है तथा वो भारत के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न कर देती है। भारत के बीएसएफ जवान इस क्षेत्र में हमेशा पेट्रोलिंग करती रहती है तथा पाकिस्तान द्वारा घुसपैठ किए आतंकवादी एवं अन्य मंसूबों को वो पूर्णतः समाप्त कर देती है, लेकिन कई बार उनके लिए यहाँ की भौगोलिक दशाएं उनके लिए काफ़ी चुनौती बन जाती है, क्योंकि यह क्षेत्र वर्ष के लगभग 8 महीने या इससे भी ज़्यादा हमेशा पानी से घिरा रहता है। जिन क्षेत्रों में पानी अत्यधिक रहती तो वहाँ तो वे आसानी से छोटी बोट के द्वारा पेट्रोलिंग कर लेते हैं तथा इस क्षेत्र की रक्षा कर लेते हैं, लेकिन कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पानी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, कम मात्रा में रहती है, जिस कारण यह क्षेत्र बहुत ज़्यादा कीचड़ युक्त हो जाता है तथा उस क्षेत्र में उन्हें पैदल ही कीचड़ में जाकर पेट्रोलिंग करना पड़ता है, जो उनके लिए काफ़ी ही समस्याजनक होता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में उन्हें अपने जूते को खोलकर अपने साथ रखना पड़ता है तथा खाली पैर उन्हें पेट्रोलिंग करना पड़ता है। यह कीचड़ कभी कभी बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं और यह 2-3 फीट तक इसमें धंसने लगते हैं बीएसएफ जवान, जो इनके लिए काफ़ी ही चुनौतीपूर्ण रहता है। इसके बावजूद हमारे जवान हमारे देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। दोस्तों, इसके लिए हम इन्हें दिल से सैल्यूट करते हैं और हमें इनकी की गई कार्यों के लिए दिल से इन्हें धन्यवाद करते हैं तथा दोस्तों, हम इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कमी लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हमारे देशवासियों को पता चले कि हमारे जवान किन किन परिस्थितियों में रहकर हमारे देश की हिफाजत करते हैं। तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।